हेलो। तो आज मैं आपको भारत के एक महान साइंटिस्ट और एक महान पॉलिटिशियन के बारे में बताने वाला हूं, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। परिवार बड़ा और आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण इन्होंने बचपन में ही अखबार बेचने का फैसला किया, जिससे ये अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में कुछ सहायता कर सकें। अखबार बेचने का एक और कारण यह था कि इन्हें चीज़ों को पढ़ने और जानने की इच्छा होती थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि अखबार इसका एक अच्छा माध्यम बन सकता है। लेकिन इनके जीवन में इनकी आर्थिक स्थिति ही एक समस्या नहीं थी, बल्कि इनका मुस्लिम होना भी एक इनके लिए समस्या का कारण था। क्योंकि जब ये अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम की आगे वाली सीट पे बैठते थे तो वहाँ के अध्यापक आके उन्हें सबसे पीछे और सबसे अलग बैठा देते थे। इसी पर एपीजे अब्दुल कलाम ने आगे जाकर ये भी कहा कि क्लास के सबसे अच्छे दिमाग क्लास की आखिरी बेंच पे पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों का सामना करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम अपनी शिक्षा पूरी करके मद्रास के एरोस्पेस ऑफ इंजीनियरिंग में अपना दाखिला लेते हैं। इंजीनियरिंग को पूरा करने के लिए इनके प्रोफेसर ने इन्हें एक प्रोजेक्ट दिया, जिसमें इन्हें एक एरोक्राफ्ट प्लेन बनाना था। बिना देर किए एपीजे अब्दुल कलाम इसमें जुट जाते हैं और प्रोजेक्ट सबमिशन से 3 दिन पहले ही अपना प्रोजेक्ट लाके प्रोफेसर को दिखा देते हैं। लेकिन मानो प्रोफेसर ने एपीजे अब्दुल कलाम को फेल करने की ठान लियो, इसलिए इसमें तकनीकी खराबी और कुछ कमियां बताकर उन्हें प्रोजेक्ट दोबारा बनाने को कहते हैं। इस पर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उन्हें लगभग 1 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि इसमें जो आधुनिकीकरण को उनके प्रोफेसर ने बताया वो काफ़ी टाइम लगता है उसमें बनाने में। लेकिन इस पर उनके प्रोफेसर कहते हैं अगर तुम ये प्रोजेक्ट 3 दिन में बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ इसमें फेल कर दूंगा। ये सुनते ही एपीजे अब्दुल कलाम वहाँ से बिना कुछ कहे वापस चले जाते हैं और उनके प्रोफेसर को लगता है अब तो ये प्रोजेक्ट बना ही नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने की चाह और जुनून हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो ऐसा ही एपीजे अब्दुल कलाम ने किया भी। सिर्फ 3 दिनों के अंदर अपना प्रोजेक्ट लाके अपने प्रोफेसर को सबमिट कर दिया, जो कि पहले से और भी ज़्यादा आकर्षक और आधुनिक था, जिसे देख के उनके प्रोफेसर दंग रह गए। क्योंकि उनके प्रोफेसर को भी पता था कि इस प्रोजेक्ट को सिर्फ 3 दिन में बनाना बिल्कुल असंभव जैसा है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने स्कॉलरशिप पाने की चाह और फाइटर पायलट बनने की इच्छा ने उनसे यह प्रोजेक्ट सिर्फ 3 दिनों में पूरा करा दिया, जिसे उन्होंने दिन रात एक करके बिना सोए इस प्रोजेक्ट को तैयार किया था। इसके बाद इंजीनियरिंग पास करने के बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने बचपन से तैयारी की थी। उन्हें मौका मिलता है फाइटर पायलट के इंटरव्यू में बैठने का। यहाँ पर भी एपीजे अब्दुल कलाम को निराशा ही मिली, क्योंकि इसमें सिर्फ 8 ही लोगों को सेलेक्ट किया जाना था और बदकिस्मती से एपीजे अब्दुल कलाम का नंबर 9वां होता है, जिसकी वजह से एपीजे अब्दुल कलाम को इसमें सेलेक्ट नहीं किया जाता है। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने डीआरडीओ ज्वाइन किया, जहाँ पर उनका एक ही सपना था कि भारत को अपना पहला रॉकेट लॉन्च कराएं और भारत को सफल देशों की गिनती में शामिल करने के लिए ये एक अहम कदम होता। एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि सफलता जब ही मिलेगी जब किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी जी जान से कोशिश की जाएगी। लेकिन रॉकेट लॉन्च करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके पास कोई भी प्रॉपर वर्क स्पेस नहीं था और ना ही सामान को एक जगह से मिसाइल लॉन्चर तक ले जाने के लिए कोई साधन था। एक मशहूर कोट है, कॉन्फिडेंस एंड हार्डवर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिसीज ऑफ फेलियर, इट विल मेक अ सक्सेस फॉर यू। इसी को फॉलो करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने तुम्बा गांव के एक चर्च को अपना वर्क स्टेशन बनाया, जिसमें उन्होंने रॉकेट बनाने का सारा कार्यक्रम आगे बढ़ाया और सफलतापूर्वक इन्होंने रॉकेट बना भी लिया। लेकिन रॉकेट बनाने पे ही इनका काम खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि रॉकेट बनाने के बाद रॉकेट लॉन्चर को रॉकेट तक पहुंचाना भी था, जिसके लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं था। इस पर उन्होंने अपनी साइकिल से ही रॉकेट लॉन्चर को रॉकेट तक पहुँचाने का निर्णय लिया, जिसके बाद वो एक एक करके सभी ज़रूरी सामानों को रॉकेट तक लेके आए और रॉकेट लॉन्चर को भी लेके आए। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम की निगरानी में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। इसी के साथ 1963 में भारत ने स्पेस में अपना पहला कदम रखा। लेकिन साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन इसलिए नहीं पड़ा कि उन्होंने 1963 में भारत का पहला मिसाइल लॉन्च करने में सहायता करी। साल 1969 का सैटेलाइट प्रोजेक्ट, जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाना लगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की अगुवाई एपीजे अब्दुल कलाम कर रहे थे और इस प्रोजेक्ट के दौरान ही इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। सबके बावजूद इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को जारी रखा और अगस्त 1979 को इन्होंने अपना सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। लेकिन किसी तकनीकी खराबी के कारण इनका सैटेलाइट दूसरे स्टेज में जाकर बंगाल की खाड़ी में आकर गिर गया। इस प्रोजेक्ट के खराब होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी उनके चेयरमैन सतीश धवन ले लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर यह कहते हैं, "A leader should have a strong leadership without fear."
इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव टू ओवरकम। के बाद 1980 में एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के लिए रोहिणी 1 सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसके बाद इंडिया सुपर स्पेस फेयरिंग में एक मेंबर बन गया। इस प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसे बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च किए, जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण मिशन, जिसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और वो है पोखरण मिशन। यह मिशन खास इसलिए भी था क्योंकि इस पे जापान और चाइना जैसे देशों ने बिल्कुल अपनी नज़र बनाई हुई थी कि इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग ना होने पाए, और इसके बाद CIA एजेंसी ने भी इस पे रोक लगा दी थी, क्योंकि अगर इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हो जाती तो भारत भी न्यूक्लियर देशों का एक हिस्सा बन जाता और भारत के पास अपना एक न्यूक्लियर मिसाइल हो जाता। लेकिन जिस तरह से कॉलेज के दिनों में उन्होंने महज 3 दिनों में अपना प्रोजेक्ट बनाकर अपने प्रोफेसर को दंग कर दिया था, ठीक उसी तरह से उन्होंने पोखरण प्रोजेक्ट की भी सक्सेसफुल टेस्टिंग करके भारत को न्यूक्लियर देशों का एक हिस्सा बना दिया। और DRDO से रिटायर होने के कुछ साल बाद ही भारत के प्राइम मिनिस्टर द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनने के लिए एक प्रपोजल दिया जाता है, जिस पर उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनने का प्रपोजल देते हुए कहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि भारत को आप जैसे प्रेसिडेंट की ज़रूरत है। इसके बाद 25 जुलाई 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। प्रेसिडेंट बनने के साथ ही एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को 2020 तक डेवलप कंट्रीज में सबसे आगे देखने का सपना देखा था। और एपीजे अब्दुल कलाम की सिंप्लिसिटी इतनी कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भी जब भी उन्हें मौका मिलता तो वो बच्चों को पढ़ाने चले जाया करते थे, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम को टीचिंग के प्रोफेशन से काफ़ी लगाव था। इस पर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा भी था, लोग मुझे टीचिंग के प्रोफेशन से जानते हैं तो ये मेरे लिए काफ़ी सम्मान की बात होगी। ये एपीजे अब्दुल कलाम का टीचिंग प्रोफेशन से प्यार ही था कि वह अपने जीवन के अंतिम दिन में भी भारत के युवा को प्रेरित करते हुए देश को अलविदा कह गए। मुझे आज भी याद है 27 जुलाई 2015 जब पूरे देश में उनके मिसाइल मैन के जाने का गम छा गया था। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहूँगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।